नेपाल के लिए अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर एक और झील ओवरफ्लो हो गई है और झील का पानी अब धीरे धीरे नदी का लेवल बढ़ा रहा है। आज सुबह से भोटेकोशी नदी का लेवल करीब 3 फीट तक बढ़ गया और अब नेपाल में अगली तबाही का अनाउंसमेंट हो रहा है। नेपाल में गांव और शहर के शहर खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर तिब्बत के पहाड़ पर फिर से यह झील फटती है तो नेपाल में पिछली तबाही से 5 गुना ज्यादा विनाश आएगा। 26 अगस्त से भी खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा। तिब्बत के दोभान झील में दरार पड़ गई है। तिब्बत के पहाड़ों पर एक और झील फटने वाली है। कल तक दोभान झील से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था और अब झील ओवरफ्लो हो चुकी है। झील की दीवारें पानी को संभाल नहीं पा रही हैं। इस झील में 500 करोड़ लीटर मतलब 5 अरब लीटर पानी, बड़े बड़े बोल्डर, हजारों किलो बर्फ जमा है जो झील के फटते ही नेपाल में दाखिल हो जाएगा। नेपाल में फिर से वाटर बम फट जाएगा। नेपाल में पहाड़ से फिर प्रलय आएगा। नेपाल में फिर से जलजला आएगा। नेपाल में इस बार बहुत बड़ी तबाही आएगी। इस बार पिछली बार से कई गुना ज्यादा बर्बादी होगी। पूरे अब के हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार कम्पनीले भेट्यो नि। अब नेपाल मीडिया का दावा है कि दूसरी झील के फटने से नेपाल में इस बार पिछली बार से 5 गुना ज्यादा बाढ़ आएगी। इस बार भोटेकोशी नदी 5 गुना ज्यादा तबाही मचाएगी। इस बार नेपाल में पिछली बार से 5 गुना ज्यादा बर्बादी होगी। 26 अगस्त को लांगटांग लेरोंग पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था, जिसके बाद ग्योरोंग में फटी झील से नेपाल में फ्लैश फ्लड आ गया था। और अब इसी झील से 6 किलोमीटर दूर दूसरी कृत्रिम झील बन गई थी। इस झील में ग्योरोंग में हुए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बाद पानी जमा हुआ था। नेपाल में दोभान पर झील फटने का दावा किया जा रहा है। दोभान का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां दो नदियों का संगम होता है। नेपाल में ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी। ये नदियां तिब्बत से निकलकर नेपाल के भोटेकोशी और त्रिशूली रिवर सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। गुरुवार तक झील में लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी था और अगले 3 दिनों में इसमें और 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आ गया और अब 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी इस झील में जमा है। आसान भाषा में समझेंगे तो 500 करोड़ लीटर पानी। नेपाल में तबाही का एक और सैलाब आने वाला है। नेपाल में तबाही का पार्ट 2 बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि जो झील फट रही है ये नेपाल के रसुआगढ़ी नाके से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। पिछली तबाही का ट्रिगर पॉइंट 20 किलोमीटर दूर था। मतलब ये कि इस बार नेपाल में पिछली बार से 5 गुना ज्यादा पानी 10 गुना ज्यादा फोर्स से आएगा। इस बार 100 फीट ऊंची नहीं, इस बार 150, 200 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। पिछली बार सैलाब में मलबा घरों में घुसा था। लोगों ने छत पर चढ़कर और पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन इस बार नदी के रौद्र रूप से किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। पहाड़ पर झील फटने के बाद भोटेकोशी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। नदी की स्पीड और नदी का पानी दोनों बढ़ रहा है, जिसके बाद नेपाल में लेवल 4 का अलर्ट जारी किया गया है। गर्दै हारेको खबर पाएको हुँदा
सुरक्षित स्थानतर्फ गई बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल में झील के फटने से दोबारा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसी वजह से नेपाल में गोटे कोशी नदी के इलाके को खाली करवाया जा रहा है। आर्मी और नेपाल पुलिस लगातार अलग अलग इलाकों में गाड़ी और लाउड हेलर लेकर अनाउंसमेंट कर रही है, घरों में घुसकर घरों को खाली करवा रही है। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर इसे ब्लॉक किया गया है और आगे की तरफ जितनी भी दुकानें ओपन हुई थी उन सबको रोका गया है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दी गई है। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को कहा गया है कि वो कहीं से भी आगे की तरफ ना जाएं, इन सब लोगों को रोका जाए और इसीलिए नेपाल जो पुलिस के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। ये जो घर में जो लोग थे वो लोग भी अब यहाँ पर नहीं है क्योंकि उनको भी यहाँ से जाकर सुरक्षित जगहों पे जाने के लिए कहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से महज 10 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर जो त्रिशूली नदी है वो बहती है, लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है, करीबन 40 फीट के लगभग डेप्थ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सुरक्षित जगह जरूर है, लेकिन यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप समझें, यहां पर जितनी भी दुकानें थी, जितने भी लोग थे, उन सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर आने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया कि कोई भी अंदर ना जाए। उसके अलावा जो, क्योंकि ये जो मुहाना दिख रहा है आपको, ये जो एंड पॉइंट है, दरअसल इसके साथ में ही यहां से जो पूरा का पूरा तेज बहाव है वो बहता है। जो यहाँ पर दुकानें जितनी भी थी जो खुली थी, आज नॉर्मल डे होने की वजह से और रेस्क्यू एंड रिलीफ चल रहा था, उन सबको बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। जो लोग अंदर थे, चाहे वो यहाँ आए हुए मीडिया कर्मी हो या फिर उसके अलावा जो यहाँ पर जो लोग रहते थे, उन लोगों को सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। वो ऊपर की तरफ आपको जो लैंडस्लाइड जोन दिखाई दे रहा है, दरअसल उसके पैच पे जितने भी घर थे उन सबको खाली करवाया गया है। ये यहाँ पर उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, यातायात कार्यालय था, ये इस समय बंद है, ताला लगा हुआ है। ये जो लोगों के घर थे, जैसे तैसे वो अपने घरों से निकल के सुरक्षित और ऊंचाई के एरिया में गए। ये ठीक सामने की तरफ 1, 2, 3, 4 ये 4 मंजिला जो इमारत दिखाई दे रही है, इस इमारत में भी जो लोग हैं वो अब सुरक्षित जगहों पर गए हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें जरूर खुली हुई थी, वहां पे लोगों को बोला गया कि वो सुरक्षित ठिकानों पर जाएं। अलर्ट इसलिए जारी किया गया। और उसके अलावा जो जितने भी घर हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से और सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि इसके आगे जाने की अनुमति किसी और को बिल्कुल भी नहीं है। लोग अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहाड़ के ऊंचे इलाकों पर जा रहे हैं। देखिए कैसे नेपाल में वाटर बम की दहशत के बाद भगदड़ मची हुई है। कोई बैग और बिस्तर लेकर जा रहा है, किसी ने अपना सारा जरूरी सामान कंधे पर लाद लिया है, कोई तकिया लेकर भाग रहा है। जान बचाने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। ये जो दूसरी झील आप सेटअप की जो हुई है गेरोंग के पास तिब्बत रीजन में, क्या सिचुएशन है? जो दूसरी रिसाव कह रहे हैं पानी का हो रहा है, या फिर जहां पे दोबारा से ग्लेशियर बर्स्ट आउट हुआ है, वो क्या सही है? क्या जानकारी है औपचारिक तौर पर आपके पास? नहीं, वो ज्यादा लोग वो ऐसा ही बोल रहे थे। अभी वो ज्यादा जो ग्लेशियर लेक है वो ग्लेशियर लेक से दोबारा थोड़ा बाढ़ का लेवल बढ़ गया है वो नदी में, लेकिन उतना वो ग्लेशियर लेक ब्रस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए उतना जितना भी वो रिस्क है, उतना ज्यादा रिस्क अभी नहीं है। आर्मी घर खाली करवा रही है, दुकानों पर ताला लगवाया जा रहा है। बीमार लोगों को आर्मी खुद स्ट्रेचर पर लेकर जा रही है। सैलाब से जिंदगी को बचाने की जंग लड़ी जा रही है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया है और उसके अलावा ये हालांकि ओपन जरूर था। यहाँ पे जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीम है उनकी यहाँ पर तैनाती है। नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के करीबन 13,000 के लगभग जो जवान हैं वो चारों तरफ उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर जो स्काउट्स हैं उनको तैनात किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से लोगों की मदद करें। आप लोगों को कहा है कि बाहर की तरफ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए, क्योंकि पानी फिर से बढ़ सकता है। हाँ, अभी कहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहाँ पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये होटल सनशाइन
पूरा तरीके से भरा हुआ था। इस समय कोई यहां पर नहीं है क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। रेस्क्यू जो लगातार चल रहा था, करीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स नेपाल आर्मी के जो चल रहे थे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया है क्योंकि वो रसुआ एरिया में जाकर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। यहां तक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो तस्वीर हमने दिखाई, उस टनल के अंदर जो लोग थे उनको एक एक करके इवैक्यूएट करने का काम भी नेपाल आर्मी कर रही थी। नेपाल में इस बार खतरा बहुत बड़ा है और वक्त बहुत कम है। नेपाल आर्मी का दावा है कि भोटे कोशी नदी का लेवल 3 फीट बढ़ा है और करीब 93,000 लोग खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। यही वजह है कि झील की ओवरफ्लो होते ही भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के बसे गांव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों को नदी से कम 1 किलोमीटर दूर हटाया जा रहा है। रात का अंधेरा हो चुका है और यहां पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान हैं वो इस पूरे एरिया और पैसेज को त्रिशूली बाजार से जो आगे की तरफ जाता है उसको खोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक सामने यहां पर जो नाइट विजन डिवाइसेस के साथ जो घर हैं मलबे में तब्दील हो गए थे, उन सभी में जिंदगियां तलाशने के लिए साथ में जो डेबरी है यानी जो मलबा करीबन 10 से 15 फीट का है, उन सब जगहों से लोगों को ढूंढने के लिए, घरों के पीछे वाले हिस्से में ढूंढने के लिए इस समय लगातार काम करते हुए नेपाल पुलिस, नेपाल प्रहरी, उसके अलावा जो स्काउट्स के लोग हैं वो हैं और मैनुअली भी लोगों को तलाशने का काम लगातार जारी है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द लोगों को ढूंढ के निकाला जाए। इसमें चाहे पुलिसकर्मी हो, नेपाल आर्मी जो रेस्क्यू और इवैक्यूएशन करवा रही है, वो पूरी टीम यहां पर है और इसी पैसेज को ओपन करने की तैयारी की जा रही है। क्या क्या कर रहे हैं आप? अभी सर्च कर रहे हैं पूरा सब? नहीं, अभी 2-3 घर में ऐसा देख लिया। अभी कल होगा, स्टॉप हो गया ना काम तो। अभी आदमी जा नहीं सकता है, इतना वो मलबा है। कल हो जाएगा वो सब। और जो नेपाल पुलिस के लोग हैं वो इस पूरे एरिया को सिक्योर करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रख रहे हैं क्योंकि रात का अंधेरा हो गया है, कोई भी आगे ना जा सके और इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया है। नेपाल में बार बार खतरे का अलर्ट जारी होने से दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है। बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ नदी का कीचड़ आर्मी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यह त्रिशूली नदी के किनारे पर स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वही टनल है जिस टनल में घुसकर मजदूरों ने अपनी जान बचाई। बाढ़ का पानी, मलबा और चट्टान जब इलाके में तबाही मचा रही थी, 400 से ज्यादा लोग टनल के भीतर घुस गए। लेकिन बाढ़ का पानी और कीचड़ घुसने के बाद ये लोग अंदर ही फंस गए, जिसके बाद नेपाली आर्मी ने कीचड़ में उतरकर एक एक मजदूर को बचाने का काम शुरू किया। आर्मी के जवान एक एक कर लोगों को निकाल रहे हैं और फिर उनको पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। इस टनल से नेपाल की आर्मी ने करीब 350 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। इस टनल में कई भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे, जिनके परिजन अब इनकी तलाश में जुटे हैं। आपका बेटा कहाँ पर था, क्या था? हेड्रो पावर सर, हेड्रो पावर में काम करते थे सर। वो आया है 5-6 दिन से फोन नहीं कर रहा है। घर से कल गाड़ी पकड़ के आया है उधर से। एक ही लड़का था हमारा। हाँ, हेड्रो पावर में है सर जी। कहाँ पर, किस जगह पर था और क्या काम करता था? कोई संपर्क हो पाया कहीं से भी? नहीं सर जी, वो हेड्रो पावर में काम करता है। नेपाल में सड़क गायब हो गई है, घर, मकान और दुकान सब पर मलबा और कीचड़ जमा है। 1-2 फीट नहीं बल्कि 10 से 15 फीट कीचड़ है। यही वजह है आर्मी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा ले रही है। नेपाल में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू करके आर्मी कैंप पर लाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्च और रेस्क्यू के लिए कुल 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इसमें नेपाल पुलिस के 7,000 जवान, नेपाली सेना के 4,000 से ज्यादा जवान और सशस्त्र पुलिस बल के करीब 2,000 जवान शामिल हैं। इस समय
रेस्क्यू करके आए हैं, जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं, उनको लाया गया है। छोटे बच्चे जो कि इस समय उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, वो यहाँ पर है। लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पे इस समय हेलीकॉप्टर के जरिए जो रसुआ एरिया है, उसके अलावा बुटकोशी एरिया, उसके आसपास के सभी एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि नंबर ऑफ कैजुअलिटीज लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको पूरी जगह दिखा दूं कि यहाँ पर नेपाल आर्मी लगातार लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट करने के काम में जुटी हुई है। उसके साथ साथ पीछे कैंप तैयार किया गया है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं जो रेस्क्यू और इवैक्यूएट होकर आ रहे हैं, जिनको फर्स्ट एड की भी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को यहाँ पर रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो रसद पहुँचाने का काम है वो जारी है, क्योंकि 72 घंटे होने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है कि ऊपर एक पूरा लेक फिर से फॉर्म हुई है, पानी का रिसाव वहां पर हो रहा है। नेपाल में मची तबाही में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इनमें 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। 26 अगस्त को आई सैलाबी तबाही में किसी का भाई खोया है तो किसी का बेटा पिछले 3 दिनों से लापता लोगों से संपर्क नहीं हुआ है। ऐसे में परिजन इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर अपने रिश्तेदारों का नाम लिस्ट में तलाश रहे हैं। ये सभी लोग वो हैं जिनके परिवार के लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है और इसी आस और उम्मीद में ये उन सब के नाम यहाँ पर तलाश रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम कुमार कार्की। आपके पिताजी कहाँ पर थे और किस जगह पर थे? रसुआ पे थे, शांति बाजार उधर थे। लास्ट टाइम कॉल हुआ था, मैं भागूंगा तो बोला था उनने। अब क्या हुआ उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ। कोई संपर्क, कोई बातचीत हो पाई? नहीं अभी तक तो जब 1:30 तक था तब तक वो कॉल लग रहा था, इसके बाद फोन स्विच ऑफ आया है। वो 1:30 के अगर में वो फोन लगा था तब इसके बाद फोन नहीं लगा है। आप किसको ढूंढ रहे हैं? क्या नाम है? हमारा साला है, इंडिया से है, मालूम में पता नहीं है कि नहीं है, संपर्क में नहीं है। हम इंडिया से आए हैं, बिहार से, मोतिहारी जिला। हमारा गांव का आदमी 3 आदमी खो गया है, एक मेरा साला 4 आदमी खो गया है। उसी करके हम आकर ढूंढ रहे हैं। कल परसों से चौकी में नाम दर्ता कराए हैं, सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच नेपाल से रेस्क्यू के बाद 21 तीर्थयात्री सुरक्षित लौट चुके हैं। तमिलनाडु के इन यात्रियों से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की है। जयशंकर ने रेस्क्यू अभियान के लिए नेपाली सेना और नेपाल सरकार का धन्यवाद किया। We are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300, exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. So right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. लेकिन नेपाल से खतरा अभी टला नहीं है। नेपाल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर तिब्बत में दोबारा झील फटी तो फिर नेपाल में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। दिल्ली में कल रात एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर की मांग पूरी दिल्ली कर रही थी। मुस्कान शर्मा का कातिल इमरान अब दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। मुस्कान शर्मा को इमरान पर बहुत भरोसा था। इमरान और मुस्कान की दोस्ती जिम में हुई, लेकिन मुस्कान ने कभी इमरान का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। मुस्कान से पहले भी इमरान एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। इमरान की पूरी क्राइम हिस्ट्री आप भी देखिए। ये आकिब उर्फ इमरान है। इसके दोनों पैरों में गोली मारी गई है। इमरान ने ऐसा क्राइम किया है, दोनों पैरों में गोलियां लगने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है।
इमरान जिम में ट्रेनर था। पहले हिंदू बेटी मुस्कान को अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी का दबाव बनाने लगा। जब मुस्कान ने शादी से इनकार कर दिया तो गुस्से में इमरान ने मुस्कान को 20 बार चाकू से मारा और बेरहमी से हत्या कर दी। इमरान ने सोचा था कि दिल्ली में मुस्कान की चाकू से हत्या कर भाग जाएगा और उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में इमरान का इलाज कर दिया। ने काफ़ी सारे सीसीटीवीज एरिया के देखे तो पहले तो ये करमपुरा एरिया में स्पॉट किया गया। ऑटो रिक्शा से ये इधर उधर घूम रहा था, कहीं पैदल घूमता हुआ दिख रहा था। फिर नीलोठी गांव है, वहाँ पे ये स्पॉट हुआ। तो अलग अलग आसपास के एरिया में ये छुपने की भी कोशिश कर रहा था दिल्ली के अंदर, और जो है और जगह से भागने की भी कोशिश कर रहा था। तो कहीं से लिफ्ट ले ली, बाइक पे लिफ्ट ले ली, किसी और जगह चला गया। तो ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। जिस एरिया में घूमता है वो थोड़ा हाइड आउट टाइप एरिया, तो वहाँ छुपने की इसकी कोशिश रही होगी, इसलिए उधर वो गया था। हत्या के बाद इमरान लगातार अपने ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इसके बाद पूरे जिले में बैरिकेड और चेक पॉइंट लगाए गए। इमरान को खोजने के लिए 15 टीमें तैनात की गईं। सीसीटीवी फुटेज में इमरान की लोकेशन राजौरी गार्डन में मिली। इसके बाद जब पुलिस ने इमरान को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पिस्तौल से 4 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां इमरान के पैर में लगी। अब ये दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया है। अब शायद ही जीवन में कभी क्राइम करने की सोच पाए। पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर इलाके में मुस्कान की हत्या करने वाले इमरान को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, और पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि वो राजौरी गार्डन के नाला इलाके में आ रहा है, पुलिस ने उसको घेरने की कोशिश की। और इस जगह पर जब इमरान भागा तो पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। देखिए ये निशान देखिए, जहाँ 2 जो गोली है वो इमरान के पैरों पर लगी और 10 राउंड फायरिंग यहाँ पर टोटल हुई है। आप देखेंगे कि ये निशान है यहाँ पर राजौरी गार्डन के नाला इलाके पर इलाके में। ये देखिए कि 10 नंबर यहाँ पर है, यानी कि 10 राउंड फायरिंग, और अलग अलग जो खोखे के जो निशान है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। चाहे वो ये तमाम जो निशान है आप देख रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने यहाँ पर कुछ और जानकारियां भी लिखी है। वहीं इमरान के दोनों पैरों पर चूंकि गोली लगी है, और ये ब्लड देखिए, रात के वक्त ये इनकाउंटर हुआ। और जो मुस्कान के हत्या का आरोपी है इमरान, जब उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, तो पुलिस ने भी पलटवार किया और दोनों पैरों पर उसके गोली मारी। इमरान पर दिल्ली के तिलक नगर में घर में घुसकर मॉडल मुस्कान शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार मुस्कान परिवार के साथ ओल्ड महावीर नगर में रहती थी। 4 भाई बहनों में वो तीसरे नंबर पर थी। उसकी बड़ी बहनों में एक मुंबई और दूसरी चंडीगढ़ में रहती है। बुधवार की शाम मुस्कान की मां और छोटा भाई आकाश किसी काम से बाजार गए थे। तभी 5:40 पर इमरान मुस्कान के घर में घुसा। यहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद गुस्साए इमरान ने चाकू से मुस्कान के पेट और छाती पर ताबड़तोड़ कई वार किए। 25 मिनट के बाद इमरान 6:05 पर मौके से सफेद शर्ट पहनकर भागता दिखाई दिया। जांच में यह पता चला कि मुस्कान के हाथों में चाकू के निशान नहीं मिले हैं, जो कि खुद के बचाव के दौरान होने चाहिए थे। ऐसे में आशंका है कि हमले से पहले मुस्कान को बेसुध किया गया। घटना की जानकारी लोगों को तब हुई जब शाम 6:45 बजे घरेलू सहायिका काम के लिए घर पहुंची। मेन गेट खुला देखकर वो अंदर गई और मुस्कान के कमरे में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर चीख पड़ी। बेड पर मुस्कान खून से लथपथ पड़ी थी। सहायिका ने तुरंत शोर मचाया और मुंबई में रह रही बड़ी बहन को फोन पर जानकारी दी। बड़ी बहन ने पड़ोसियों से बात की, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल मुस्कान को जनकपुरी स्थित अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 26 तारीख को यानी 26 अगस्त को शाम तकरीबन 5:40 का समय, जब मुस्कान अपने घर में अकेले मौजूद थी और उसके अकेले होने की जानकारी इमरान तक पहुंच चुकी थी, और इमरान 5:40 पर मुस्कान के घर में इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर गया, और उसके बाद वहां पर उससे उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। बातचीत ने बहस का रूप लिया, जिसके बाद इमरान ने चाकुओं से ताबड़तोड़ मुस्कान के ऊपर कई वार किए और
हत्या करके मुस्कान की मौके से फरार हो गया। इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो मुस्कान के घर में पहुंचा और इन्हीं सीढ़ियों से वापस आया। दरअसल इस पूरे घर की सिंगल एंट्री है यहां से ऊपर जाने की, और उसके बाद जब यहां से वो फरार हुआ तो जो घर के बाहर जो सामने घर है उस पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। इन्हीं सीसीटीवी में सबसे पहला जो फुटेज है इमरान का इन्हीं सीसीटीवी में आया था, जिसमें वो एंट्री करते हुए भी और एग्जिट करते हुए भी दिख रहा है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इमरान को पकड़ने के लिए तमाम उसके रूट की मैपिंग की और कई जगह जो है इस दौरान फरारी के दौरान इमरान छुपा, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर इमरान का एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के मुताबिक मॉडल मुस्कान और जिम ट्रेनर इमरान एक दूसरे को 2 साल से जानते थे और करीब 1.5 साल से डेटिंग कर रहे थे। मुस्कान पास के ही जिम में जाती थी जहां इमरान जिम ट्रेनर का काम करता था। इमरान ड्रग एडिक्ट था। 2 महीने पहले उसने आत्महत्या की भी कोशिश की थी। इसके बाद जिम ओनर ने इमरान को जिम से निकाल दिया था। 4 महीने पहले इमरान इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र गया था। इमरान इस महीने भी वहां गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही लौट आया था। बताया जा रहा है कि इमरान और मुस्कान के रिश्ते कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहे थे। इमरान लगातार मुस्कान को परेशान कर रहा था। इमरान मुस्कान पर धोखा देने का आरोप लगा रहा था। ऐसे में ये सोच समझकर किया गया मर्डर लगता है। तक जितना पता चला है ये कल्ट जिम में पहले ट्रेनर था जहाँ पे मुस्कान पहले जाती थी, वहीं से मुलाकात हुई थी। ये ड्रग अब्यूज़ करता था तो और उसी के चलते ये किसी तरह का रिश्ता इससे नहीं रखना चाहती थी। नोन था उसका, बट वो डेस्परेट था और उसी के चलते उसने जो है जाके घर के अंदर घुस के हत्या की है। मुस्कान और उसके परिवार ने पिछले महीने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन इमरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्र चला गया था। और मुस्कान के घर वालों ने भी कार्रवाई के लिए जोर नहीं दिया। उन्होंने आपस में ही मामले को सुलझा लिया था। ऐसा नहीं है कि इमरान ने पहली बार किसी लड़की को परेशान किया हो। इमरान पर पहले से ही पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज है। पुलिस ने 2021 में इमरान पर आईपीसी की धारा 308 यानी गैर इरादतन हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने उस वक्त इमरान को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पे 2018 में एक केस हुआ इसके ऊपर, पॉक्सो का केस है, इसमें ये जेल भी जा चुका है और 2021 का एक 308 का मामला इसके ऊपर दर्ज है। लड़की के छेड़खानी का मामला था और उसमें ये अरेस्ट हुआ था। 21 साल की मुस्कान एक छात्रा थी और वो पार्ट टाइम मॉडलिंग का काम भी करती थी। उसके दोस्त का कहना है कि जिम ट्रेनर पहले भी मुस्कान को परेशान करता था। मुस्कान पार्ट टाइम मॉडलिंग करने के साथ डीयू में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पढ़ाई कर रही थी। इमरान और मुस्कान तिलक नगर के 7 जोन जिम में 1.5 साल पहले पहली बार मिले थे। इमरान इसी जिम में ट्रेनर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर था। इमरान पिछले 6 महीने से मुस्कान पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन ड्रग वाला मामला सामने आने के बाद मुस्कान इमरान से पीछा छुड़वाना चाह रही थी। वो 4 महीने से उसे इग्नोर कर रही थी। अब मुस्कान उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन इमरान लगातार मुस्कान का पीछा करता रहा। परेशान मुस्कान ने ये बात चंडीगढ़ में रहने वाली अपनी बहन को भी बताई थी और एक होटल में इमरान से शादी से साफ इनकार कर दिया था। मुस्कान अपने घर में सबसे छोटी थी, परिवार में सबकी चहेती थी। वो बहुत मेहनती थी। उसे पता था कि उसकी मां ने बहुत संघर्ष किया है और वो सबको बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। बहुत कम उम्र में अच्छी कमाई करने लगी थी। नौकरी के साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी क्योंकि वो कॉलेज नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने करियर और भविष्य को लेकर चिंतित मुस्कान ने जब उसे कई बार समझाने के बाद भी बात बनती हुई नहीं दिखी तो करीब 4 महीने पहले उससे पूरी तरह से बातचीत बंद कर दी। आरोपी इमरान ने मुस्कान पर चाकू से हमला करने से पहले सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो बनाकर खुदकुशी की धमकी दी थी ताकि मुस्कान उसके दबाव में आ जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो बुधवार शाम मौका देखकर इमरान मुस्कान के घर पहुंच गया और चाकू से हमला कर दिया। परिवार यहाँ काफ़ी समय से रह रहा था, कई सालों से रह रहा था और 3 सिस्टर थी, एक बेटा, एक भाई था उनका और एक मदर थी। और एक जिम ट्रेनर जो था वहाँ पर लड़की जिम के जाया करती थी तो वहाँ पर उनकी बातचीत हुई तो उसके बाद उनका रिलेशन हुआ होगा। तो उसके बाद उनके बीच में कुछ तनाव हुआ तो यहाँ पर वो कल करीब 5 बजे के आसपास यहाँ पर घर आया उनके लड़की के पास। तो कोई उनकी आपस में बहस हुई तो उन्होंने लड़के ने उसको पेट पे चाकू मार दिए
और चाकू मारकर, क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो चाकू मारकर वो भाग गया।